हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये स्पेशल कोर्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये स्पेशल कोर्स आपके अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 2020 का, उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो इस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं वो इस कोर्स को जरूर फॉलो करें। स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो 2021 में देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे सभी स्टूडेंट जो स्टेट पीएससी एग्जाम्स देने वाले हैं वो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो इस कोर्स को फॉलो करने के आपके दो बेनिफिट्स इससे कोर्सेज से हो सकते हैं। आपको पहला बेनिफिट है आप कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें इस कोर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। आपको जो दूसरा बेनिफिट है, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये जो कोर्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पार्ट ए इसका है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। इस कोर्स के जो पार्ट ए की 3 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले इन 3 क्लासों को जरूर देखिए। आपको कंप्लीट बेनिफिट अगर चाहिए तो आप इस कोर्स की सारी क्लासेस देखिए। अगर आप एडवांस स्टूडेंट हैं तो भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक जरूर देखें। किसी भी क्लास को स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट बी की बात करें इस कोर्स की, तो इस कोर्स में हमें कवर करने हैं 500 एमसीक्यूज। तो ये 500 एमसीक्यूज आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। स्टूडेंट, पार्ट ए की अगर बात करें तो हमने इसमें जो नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, ये दो चीजें हमने कवर करा रखी हैं। तो आपको अगर इन दो चीजों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप इस कोर्स की जो 3 क्लासेस हैं उन्हें जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, ये जो टॉप 500 मस्क्यूज है एमसीक्यूज हैं, इन एमसीक्यूज में से जो 400 एमसीक्यूज हैं मैं आपको बता चुका हूं कि 400 एमसीक्यूज ये आपके चैप्टर वाइज होंगे और आपके टॉपिक वाइज होंगे। इसके अलावा ये जो 400 एमसीक्यूज होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे और वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन को इंक्लूड करके ये 400 क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए। स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो 100 टॉपिक्स या 100 ये क्वेश्चन हैं, ये 100 टॉपिक्स आपके 1 ईयर के करंट अफेयर्स के हैं। 1 ईयर का करंट अफेयर्स ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है उसके टॉप 100 टॉपिक्स भी हम इस कोर्स के अंतर्गत कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस क्लास में हमें इस टॉप 100 जो हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है उनमें से कुछ टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इस कोर्स की अपनी हम शुरुआत करते हैं। ये जो कोर्स है हमारा टॉप 100 टॉपिक्स, स्टूडेंट ये जो कोर्स हमारा चल रहा है, स्पेशल कोर्स जो हमारा चल रहा है, इस कोर्स का हमारा पार्ट बी आज से स्टार्ट होता है। इस कोर्स का पार्ट जो हमारा बी है, इस पार्ट बी में हम अपना आज से पार्ट बी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पार्ट ए चल रहा है उसे भी हम धीरे धीरे से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारा ये पार्ट ए छोड़ के हम पार्ट बी कैसे कवर करें। आपको पार्ट ए इसलिए पढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया है क्योंकि पार्ट ए में हमने पढ़ लिया है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ये इन्हें आप अच्छे से याद करिए। इनमें जो भी चीजें आपको बताई गई हैं इन चीजों को आप अच्छे से देखिए। जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं, जो भी स्पीसीज बताई गई है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए, इन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और साथ ही साथ आपका जो आज से हमारा पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है इसे भी आप अच्छे से देखिए। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता तो आपको पार्ट ए ही पहले कवर कराता, पार्ट ए, फिर उसके बाद आपको पार्ट बी कवर कराता। लेकिन होता क्या है कि आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी, इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज जो हैं या आपके रामसर साइट्स हैं, इसके अलावा जो आपकी क्या एलिफेंट्स रिजर्व है, ये जितने भी हैं आपके टॉपिक्स हैं प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड, अगर ये सारी चीजें हम आपको एक साथ कवर करा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि आपको पहले पार्ट ए के 2-3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद पार्ट बी के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद फिर से पार्ट ए के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद पार्ट बी के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इससे ये होगा कि आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी या आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व है या आपके रामसर साइट्स हैं, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पढ़ा दिए हैं, अब एक आप काम कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए। जब तक मैं इस पार्ट बी का टॉप 100 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक कवर कराऊं तब तक आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपका माइंडसेट ये हो जाएगा कि आपको जो नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व है, उनमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है
या आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है, या आपके रामसर साइट्स हैं, या एलिफेंट रिजर्व है, ये सब कहीं ना कहीं हर स्टेट्स में है। आपको पहले तो आप याद करते हैं, अलग अलग याद कर लिया, चलिए ठीक है, आपको याद हो जाते हैं, बट अगर आप एक साथ सारे देखेंगे तो फिर वो आपकी एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं। इससे होता क्या कि आप वो भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि आपको पहले कुछ टॉपिक्स जैसे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पढ़ा दिया, उसके बाद आपको टॉप 100 टॉपिक्स में से आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिए, उसके बाद फिर से आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी या आपको बायोस्फीयर रिजर्व या रामसर साइट्स पढ़ा दी, उसके बाद फिर से आपको पार्ट बी का कुछ पोर्शन कवर करा दिया। इससे ये होता है कि जो आपका बोझ बनेगा लगातार आखिरी में जाके इन सब चीज़ों का, मतलब ये कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे, टाइगर रिजर्व कहाँ पे, कौन सी स्पीसीज को कहाँ पे रखा गया है, कौन सी रामसर साइट्स है, कौन से यूनेस्को के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, किस किस स्टेट में कौन कौन से हैं, तो ये आपके इकट्ठा नहीं होंगे। इसलिए आप इस कोर्स को आराम से देखते रहिए और फॉलो करिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही कम टाइम में इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आप अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उन क्वेश्चन के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पार्ट बी है स्पेशल कोर्स का, जो हमारा ये पार्ट बी है, इस पार्ट बी का आज हम जो टॉप 100 टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020 तक का, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जो हमारे आज का कोर्स का जो पहला टॉपिक है वो है भारत में प्रवासी प्रजातियों की सूची के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो हमारा COP 13 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारत में प्रवासी जातियों की सूची विभिन्न वर्गों से संबंधित आंकड़े तैयार करता है। तो जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है वो क्या करता है, भारत में प्रवासी प्रजातियों की सूची विभिन्न वर्गों में, जैसे जंतु कितने हैं, हमारे पक्षी कितने हैं, बर्ड्स, मछली हो गई, सरीसृप हो गए, इनसे संबंधित आंकड़े जारी करता है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS द्वारा वन्य जीवों की सूची में नए बदलावों के साथ ही भारत के प्रवासी जीवों की जो कुल संख्या हो गई 457 हो गई है। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक्स हैं ये हमारे सभी किससे रिलेटेड हैं, ये हमारे सारे करंट के टॉपिक हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए जो एनवायरमेंट सेक्शन है उसको आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पर सारे जो 100 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, आपको इन टॉपिक्स में से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो इन 100 प्लस जो हमारे टॉपिक हैं इनको आप आराम से इस कोर्स को देखिए और उनको प्रिपेयर करते रहिए। और इस कोर्स के अंतर्गत जो भी आपको डाटा दिया जाएगा वो सब कंप्लीट जो आपका लेटेस्ट डाटा होगा। जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ा है, तो नेशनल पार्क का जो भी आपको डाटा दिया गया है या टाइगर रिजर्व का जो भी आपको डाटा दिया गया है वो सभी के सभी लेटेस्ट और गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट का डाटा दिया गया है। तो जो हम पढ़ रहे थे अपना COP 13 जो है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज द्वारा वन्य जीवों में नए बदलाव के साथ ही भारत में जो प्रवासी जीवों की कुल संख्या है वो 457 हो गई है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रवासी जीवों की इस टाइम पे संख्या कितनी है, वो 457 है। इसके अलावा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार गुजरात में आयोजित सम्मेलन COP 30 से पहले CMS के तहत भारत की प्रवासी प्रजातियों की सूची तैयार की थी। तब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के प्रवासी जीवों की कुल संख्या को 451 बताया गया था। जब पहले ये प्रिपेयर की गई थी लिस्ट, तो उसमें जो हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, इन्होंने इसकी जो नंबर बताए थे वो 451 बताए थे। बट जो हमारा COP 13 हुआ है उसके बाद जो हमारी जो काउंटिंग है इसमें, तो इसमें नई सूची जो बनाई गई है, नई सूची में इस टाइम पे हमारे यहाँ 457 जो हमारे प्रवासी जो स्पीसीज हैं, वो माइग्रेटरी जो स्पीसीज हैं वो हमारे यहाँ पे 457 हो गई हैं। अगर हम बात करें जो नई प्रजातियों को बाद में, जिन 6 प्रजातियों को बाद में जोड़ा गया है उनकी अगर हम बात करें, पहला है हमारा एशियाई हाथी, एलिफेंट्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, इसके अलावा ओसनिक व्हाइट टिप सार्क, यूरियाल और स्मूथ हेमरोडेक सार्क। स्टूडेंट्स, ये जो भी है देखिए, एशियाई हाथी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है, ये सभी टॉपिक मैंने आपको कवर करा रखे हैं। आपको नेशनल पार्क कराते टाइम मैंने बताया हुआ था कि ये एशियाई हाथी कहाँ पाया जाएगा, किस नेशनल पार्क में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन कहाँ पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जो आपकी प्रीवियस 3 क्लासेस हो रखी हैं उन सभी क्लासेस में इन सभी स्पीसीज का जिक्र किया गया है। तो इसलिए आप प्रीवियस क्लास जरूर देखिए स्टूडेंट। इसीलिए देखिए, मैं आपको हर कोर्स में, जो हमारा कोर्स लॉन्च होता है उस कोर्स के हर वीडियो में मैं आपको ये बोलता रहता हूँ कि आप प्रीवियस क्लास जरूर पढ़िए, प्रीवियस क्लास जरूर पढ़िए, क्लास 1 से लेके आप कोर्स को आगे तक फॉलो करिए।
मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अगर क्लास 1 से फॉलो करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो आपके डाउट्स क्लियर होंगे वो आपके अपने आप ही वो डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एसीआई आती, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन। अब ये देखिए आपका करंट का टॉपिक है, आपको मैच द कॉलम में दिया जा सकता है, ये तीन ये दे दिए गए और आपको 3 टाइगर रिजर्व के नाम दे दिए गए या 3 आपको नेशनल पार्क के नाम दे दिए गए। अब इन 3 नेशनल पार्क में आपको बता दिया गया कि मैच द कॉलम करिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आप सीधे रटेंगे कि नहीं हमने कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, रट लिया, चलिए ठीक है, बट आपने वहां पे स्पीसीज के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो आप कैसे बता पाएंगे कि एशियाई हाथी किस नेशनल पार्क में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस नेशनल पार्क में है, या बंगाल फ्लोरिकन जो है वो किस नेशनल पार्क में है। तो इस तरीके से अगर आप ये कोर्स देखते हैं तो ये सारी चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको जो मैंने बताई कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्रवासी जीवों की जो लेटेस्ट डाटा जारी किया है उसमें 457 प्रजातियां हैं, और जो 457 में जो 6 प्रजातियां जो नई जोड़ी गई हैं बाद में, वो उनमें से है पहला एशियाई हाथी को ऐड किया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ऐड किया गया है, बंगाल फ्लोरिकन को ऐड किया गया है, इसके अलावा ओशनिक व्हाइट टिप शार्क है उसे ऐड किया गया है, इसके अलावा यूराल को, ओविस ओरिएंटल वेनियल वेनाई, ये इनका जंतु वैज्ञानिक नाम है, इनको यूज किया गया है, इसके अलावा स्मूथ हेमरडेक शार्क इसको भी ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर भारत में प्रवासी प्रजातियों की सूची की बात करें, अगर पक्षी वर्ग से संबंधित आंकड़े, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो प्रवासी भारतीय के जो आंकड़े हैं इनमें आपको पक्षी, जंतु, मछली तथा सरीसृप इन 4 से संबंधित आंकड़े बताए जाते हैं। पहला आपका हो गया एनिमल्स, फिर आपके हो गए बर्ड्स, इसके अलावा आपकी हो गई फिशेज, और इसके अलावा आपके हो गए सरीसृप। तो स्टूडेंट्स, पहले जो हमारा टॉपिक है मतलब प्रवासी जातियों की सूची की अगर हम बात करें उसमें पक्षी वर्ग से संबंधित आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रवासी जीवों के नवीनतम आंकड़ों में पक्षियों की हिस्सेदारी 83% है। ध्यातव्य है कि कॉप 13 से पहले प्रवासी पक्षियों की जो संख्या थी वो 378 थी और अब ये 380 पहुंच गई है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉप 13 हुआ, इस कॉप 13 के पहले अगर बात करें तो जो प्रवासी पक्षियों की संख्या थी हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री में वो 378 थी। बट कॉप 13 के बाद जब हमारा ये कॉप 13 फिनिश हुआ तो अब अगर लेटेस्ट डाटा की बात करें तो प्रवासी पक्षियों की संख्या हमारे कंट्री में 380 है। इसके अलावा पक्षी वर्ग में जो मूसी कैपिडे से संबंधित प्रवासी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि जो जितने भी हमारे पक्षी वर्ग है उसमें से जो अगर सबसे ज्यादा अगर क्वांटिटी की बात करें, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें पक्षी वर्ग में, तो वो सबसे ज्यादा म्यूसिक कैपिडे की प्रजातियां हैं। प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या वाला दूसरा समूह रॉप्टर्स या एक्सीपिट्रिडे है, वर्ग के उल्लू, गिद्ध और चील जैसे शिकारी पक्षियों का है। यानी कि सबसे ज्यादा पहले आपके मूसी कैपिडे प्रवासी जाति हैं और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है वो आपके उल्लू, गिद्ध और चील जैसी जो रॉप्टर्स या एक्सीपिट्रिडे जो प्रजातियां हैं उनसे रिलेटेड उल्लू, गिद्ध और चील जैसे शिकारी पक्षी हैं। बड़ी संख्या में प्रवास करने वाले पक्षियों का एक अन्य समूह वेडर या जल पक्षी है, मतलब जो आपकी बड़ी संख्या में प्रवास करने वाले पक्षियों का एक अन्य समूह है वो वेडर है, इसे जल पक्षी भी कहते हैं। भारत में इन प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों की संख्या 41 है। इसके बाद एनाटीडे वर्ग से संबंधित बतखों का स्थान आता है जिनकी संख्या 38 है। अगर भारत में फ्लाईवे की बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देश में 3 फ्लाईवे पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उड़ान मार्ग हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, 3 मार्ग आपके हैं। पहला है मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी कि सेंट्रल एशिया फ्लाईवे है, यानी कि जो भारत में प्रवासी पक्षी आते हैं वो 3 मार्गों से भारत में आते हैं। जो हमारा भारत है यहाँ पे हमारे जो प्रवासी पक्षी आते हैं अगर इनकी हम बात करें तो ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पे हमारे जो प्रवासी पक्षी आएंगे वो 3 मार्गों से होकर आते हैं। पहला जो आपका है सेंट्रल एशिया से आते हैं, यहाँ से आए आपके सेंट्रल एशिया से। दूसरे आपके आते हैं ईस्टर्न एशिया फ्लाईवे से आते हैं, और तीसरे आपके आते हैं पूर्वी एशियाई यानी कि पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे यानी कि ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। तो ये 3 आपके मार्ग हैं जहां से प्रवासी पक्षी क्या करते हैं भारत में आते हैं। पहला आपका बताया मध्य एशिया फ्लाईवे, फिर पूर्वी एशिया फ्लाईवे और पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवे। इन 3 फ्लाईवे से आके भारत में जो प्रवासी पक्षी हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। अगर जंतु वर्ग की हम बात करें, जंतु वर्ग में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वन्य जीव अनुभाग के अनुसार कॉप 13 के बाद भारत में प्रवासी स्तनपाइयों की प्रजातियों की संख्या 44 से बढ़कर 46 हो गई है। एशियाई हाथों को जो परसिस्टी 1 और यूराल को परसिस्टी 2 में शामिल किया गया है, यानी कि जो हमारे जंतु हैं वो हमारे जो एशियाई हाथी हैं उनको एनेक्सर 1 में और यूराल को एनेक्सर 2 में सम्मिलित किया गया है। स्तनधारियों का सबसे बड़ा समूह जो आपका है वेस्पेरिलियोनिडे, इससे संबंधित
इसमें क्या आते हैं, चमगादड़ आते हैं। डॉल्फिन स्तनधारियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इनमें डॉल्फिन की 9 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। अगर इसी प्रकार हम मछलियों से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो मछली प्रवासी प्रजातियों के एक और महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करती हैं। COP13 से पहले जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनकी संख्या 22 बताई थी, जिसमें 12 शार्क और 10 रेफिस थी। अब ओसनिक व्हाइट टिप शार्क और स्मूथ हैमरडेक शार्क को शामिल किए जाने के बाद भारत में जो प्रवासी मछलियों की प्रजातियों की कुल संख्या हो गई वो हो गई 24। सरीसृप अगर वर्ग की बात करें तो भारत में पाई जाने वाली सरीसृप प्रजातियों में से कछुओं की 5 प्रजातियां और भारतीय घड़ियाल तथा खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं उनको वन्यजीव सूची में शामिल किया गया है। यानी कि कछुओं की 5 प्रजातियों को और घड़ियाल जो है तथा खारे पानी का मगरमच्छ, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये मैंने आपको बताया हुआ था, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपका कहाँ पाया जाता है, आपको सिंपलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क मैंने आपको बताए थे उड़ीसा में। तो आपका जो ये भितरकनिका नेशनल पार्क है इसमें आपके जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं यानी कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये आपके जो उड़ीसा के जो नेशनल पार्क मैंने आपको बताए थे उनमें से एक नेशनल पार्क है जो आपका भितरकनिका नेशनल पार्क, उसमें आपके ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को कंजर्वेट किया गया है। ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं। तो इसलिए आपकी जो देखिए, अगर आप ऐसे याद करते हैं, आपको मान लिया आपने पढ़ा अच्छे से और आप रिवीजन कर रहे हैं या आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट जरूर करिए। आपने देखा कि खारे पानी का मगरमच्छ, हमने पढ़ा हुआ है कि खारे पानी का मगरमच्छ यानी कि जो साल्ट वाटर जो आपका क्रोकोडाइल है वो आपका कहाँ पे कंजर्वेट किया गया है या कहाँ पे पाए जाते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क। और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उड़ीसा में। तो अगर इस तरीके से आप रिलेट करते हैं तो आपको कुछ सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए इस चीजों को और उन चीजों को आप साथ साथ लिखते जाइए। जैसे आपने ये पढ़ा कि खारे पानी के मगरमच्छ की बात हमने करी है, तो खारे पानी का मगरमच्छ कहाँ इंडिया में किस नेशनल पार्क में किया गया है, वो है हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क। और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपके देखिए, आपको स्टेट भी पता चल गया, आपका नेशनल पार्क भी पता चल गया और उस स्पीसीज के बारे में भी आपने पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप जरूर अपनी आदत बनाइए पढ़ने की, तभी आप यूपीएससी मतलब क्रैक कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आपको बाकियों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बाकियों से आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सतही नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। इन फ्यूचर आप एक डीएम बनने वाले हो, किसी जिले के आप कप्तान बनने वाले हो, तो आपको आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज़ आपकी कैसे आती हैं, इन्हीं सब चीज़ों से आती हैं कि आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए। आपको जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ली गई है, ये चीज़ ऐसे है और इस चीज़ का हम किस किस जगह यूज कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो डिसीजन पावर या डिसीजन मेकिंग की जो आपकी पावर है वो ऐसे ही जनरेट होती है। तो इस तरीके से अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को रिलेट करना जरूर सीखिए। इसके अलावा ये जो प्रजातियां हैं पहले से ही सीएमएस की सूची में शामिल थी तथा सरीसृप सूचियों में किसी नई प्रजाति को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो प्रवासी जो प्रजातियां हैं उनके आंकड़े जारी किए गए। तो हमने देख लिया कि जो हमारे पक्षियों की, अगर हम शॉर्ट में इनकी बात करें, अगर पक्षियों की बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स की इस समय संख्या कितनी है, 380 है। अगर हम जंतुओं की बात करें यानी कि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की यानी कि इस टाइम पे 46 है। और इसके अलावा अगर हम मछलियों की बात करें, फिशेस की बात करें, तो इस टाइम पे बढ़कर 24 हो गई है। और सरीसृप की प्रजातियां वही हैं जो पहले थी। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन संयुक्त राष्ट्र प्रवासी प्रजाति के परसिस्टी 1 में सम्मिलित किए गए। ये मैंने आपको अभी जस्ट अभी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन, ये आपका गुजरात के गांधीनगर में जो आपकी COP13 हुई है उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिक में कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको इतना बता दिया कि इन्हें परसिस्टी 1 में शामिल किया गया। अब इनके बारे में आइए हम डिटेल से देखते हैं कि जो गुजरात के गांधीनगर में आपका जो प्रवासी प्रजातियों के लिए जो 13वां सम्मेलन हुआ उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन को संयुक्त राष्ट्र प्रवासी प्रजाति संधि के परसिस्टी 1 में यानी कि अपेंडिक्स 1 ऑफ यूनियन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी प्रजातियों की जो अपेंडिक्स 1 है उनमें शामिल किया गया। ये आप जरूर याद कर लीजिए, ये आपके इस ईयर के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर हम एशियाई हाथी की बात करें, IUCN में इसे संकटग्रस्त प्रजाति भी की पदवी दी गई है।
ठीक है, और ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है। तो जो आपका एशियाई हाथी है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है और ये एक संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन देखिए, आईयूसीएन क्या है आपका, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल स्पीसीज का जो है आईयूसीएन, तो ये जो आईयूसीएन है आपका, ठीक है, तो जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन के अंतर्गत जो प्रजातियों को आपको दिए गए हैं, जो प्रजातियों को वर्गीकरण है आपको, उसमें से देखिए प्रजातियों को जो वर्गीकरण है आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड हो गए आपके, इसके बाद आपके एक्सटिंक्ट हो गए, इसके अलावा आपके जो वल्नियरेबल हो गए। तो इस तरीके से आईयूसीएन के अंतर्गत कई प्रकार के आपको पार्ट दिए गए हैं जिनके अंतर्गत उन पक्षियों को या स्पीसीज को, वो बर्ड हों या आपके मैमल्स हों या आपके जंतु हों या आपके टाइगर हो गए, जैसे आपके क्रोकोडाइल हो गए, आपके एलिफेंट्स हो गए, इन सभी, या आपके फ्लोरा एंड फौना हो गए, इन सभी की प्रजातियों की जो संकटग्रस्त कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि कौन कितने संकटापन्न स्थिति में है उसके अकॉर्डिंग आईयूसीएन ने रेड डाटा बुक बनाई हुई है। उसके अंतर्गत इन सब स्पीसीज को कई सारे वर्गों में बांटा जाता है। उनमें से कई सारे वर्ग आपको जैसे मैंने बताए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नियरेबल और एक्सटिंक्ट। तो इस तरीके से कई सारे, या नियर फ्यूचर में जिन पे खतरा मंडरा रहा है वो स्पीसीज हो गई आपकी, जो डेंजर्ड पोजीशन में है वो हो गई, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पोजीशन में है वो हो गई। तो इस तरीके की सभी प्रजातियां आईयूसीएन डाटा एक तैयार करता है, रेड डाटा बुक, उसके अंतर्गत इनकी सूची को जारी करता है। तो आईयूसीएन में जो एशियाई हाथी है उसे संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज का दर्जा मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो प्रलेखों में भी सूचीबद्ध है, यानी कि संकटग्रस्त वन्य जीव एवं वनस्पति अंतरराष्ट्रीय व्यापार संधि साइट्स, देखिए साइट्स जो है उसके अंतर्गत भी इसे सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वर्ल्ड लाइफ भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 जो है उसके अंतर्गत भी इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो इसलिए एशियाई हाथी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस लिए कि आपका एक तो ये आईयूसीएन के अंतर्गत इसको रखा गया है, पहली बात, दूसरी इसे साइट्स के अंतर्गत भी रखा गया है, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम की सूची में भी रखा गया है, और इसके अलावा इसे यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो हुआ उसके द्वारा माइग्रेटरी स्पीसीज की परसिस्टिव वन में भी इसे सम्मिलित किया गया है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, और यह सबसे अधिक भारत में कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी घोषित किया गया है। तो राजस्थान का अगर राज्य पक्षी की बात करें तो कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आईयूसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट है इसमें से विकट रूप से संकट यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसे बताया गया है। स्टूडेंट देखिए ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें आप अच्छे से देखते रहिए। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यह साइट्स और भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची में भी सूचीबद्ध है। जैसे आपको बताया था जो एशियाई हाथी है वो भी है, बट वो एंडेंजर्ड पोजीशन पे है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड पोजीशन पे। यदि हम बंगाल फ्लोरिकन की बात करें तो भारत में यह पक्षी उत्तर प्रदेश में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आईयूसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में दर्शाया गया है। साइट्स और भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची में इन्हें डाला गया है। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए, अगर किसी चीज को या किसी स्पीसीज को अगर आईयूसीएन ने अपनी सूची में डाल दिया है तो मैक्सिमम इनमें से जितनी भी स्पीसीज हैं उन्हें साइट्स के अंतर्गत भी रखा गया है, साइट्स में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा जो भारत का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, पहला तो आपका साइट्स हो गया, और इसके अलावा जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है भारत का 1972, उसके अंतर्गत भी इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। तो आपके जो परसिस्टिव वन में डाले गए हैं प्रवासी भारतीय सूची में, देखिए अब ये सभी आईयूसीएन में भी है, साइट्स के अंतर्गत भी सूचीबद्ध हैं और भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत भी सूचीबद्ध हैं। अब इसके अलावा इन्हें जो हमारे प्रवासी सूची हैं, प्रवासी जो आपके माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, यानी कि प्रवासी जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज की परसिस्टिव वन में भी इनको डाला गया है। तो ये स्पीसीज कौन कौन से थे, आपके एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, जिसमें से आपका एशियाई हाथी इंडेंजर्ड पोजीशन पे है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड पोजीशन पे है।
आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक 3 है वो है स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिपोर्ट। जो स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट है 2020, आइए देखते हैं क्या है। गुजरात के गांधीनगर में जो प्रवासी भारतीय माइग्रेटरी स्पीसीज के जो 13वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अवसर पर पिछले 10 दिन संस्थानों तथा अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार अनुसंधान पत्र निर्गत किया गया, जिसे स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020 शीर्षक दिया गया। इसके आंकड़ों के अनुसार आंकड़ों का जो सिटीजन साइंस ऐप ई बर्ड के माध्यम से किया गया। इस अनुसंधान पत्र के लिए जो आंकड़े हैं वो साइंस ऐप ई बर्ड के माध्यम से किए गए। इसके अंतर्गत 15,500 सिटीजन वैज्ञानिकों ने 1 करोड़ प्रविष्टियां रखी। इस ऐप के होस्टिंग की कॉर्नेल विश्वविद्यालय की पक्षी विज्ञान प्रयोगशाला करती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ई बर्ड। तो ई बर्ड ऐप के थ्रू 15,500 प्रजातियों करोड़ प्रविष्टियां जो है इसमें रखी गई, और इस ऐप की जो होस्टिंग करता है वो कौन करता है, वो आपका करता है कॉर्नेल विश्वविद्यालय का, जो आपका लेबोरेटरी ऑफ ऑर्निथोलॉजी है उसके द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर इस जो आपका ये स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिपोर्ट है, अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखते हैं कि जिन 867 प्रजातियों का अध्ययन किया गया, इसमें से 50% प्रजातियों की संख्या दीर्घकाल में तथा 146 प्रजातियों की संख्या अल्पकाल में आपकी संकटग्रस्त की ओर बढ़ेगी। आखेट पक्षी जैसे आपका ईगल, बाज, चील आदि प्रवासी समुद्री पक्षी हैं। ये विशेष बस्तियों में रहने वाले पक्षियों की जनसंख्या पिछले दशक में सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुई है। तो अगर बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा हानि किन स्पीसीज को हुई है, तो उनमें से आपके ईगल हो गए, बाज हो गए, चील हो गए। भारत के जो पश्चिमी घाट है विश्व के सबसे बड़े जैव विविधता के गढ़ माने जाते हैं, परंतु यहाँ पक्षियों की संख्या जो है वो 2000 के बाद 75% तक घट चुकी है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है आपका, ये जैव विविधता का गढ़ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहीं पर आपका साइलेंट वैली है, आपका यहीं पे नीलगिरी बायो रिजर्व है। तो इस तरीके से ये सारे आपके जैव विविधता से परिपूर्ण एरिया है। फिर भी यहाँ पर अगर पक्षियों की बात करें तो 2000 जो अपना ईयर 2000 है उसके बाद से 75% तक घट चुकी है 2020 तक। किंतु भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है ये अब पहले से अधिक हो गया है, इनका निवास क्षेत्र भी पहले से अधिक विस्तृत हो गया है। तो ये एक गुड न्यूज़ है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर गौरैयों की संख्या भी जस की तस बनी हुई है, यद्यपि शहरों में इनकी अच्छी खासी कमी है। मोर, गौरैया, कोयल, तोते और दर्जन चिड़िया जो है 126 प्रजातियों की संख्या बढ़ने की आशा है। ये पक्षी मानव बस्तियों में अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर हम आइए टॉपिक हमारा जो 4 है, रामसर साइट्स क्या होते हैं, रामसर संधि क्या है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। देखिए हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं रामसर साइट्स के बारे में। अपना जो एक कोर्स चल रहा था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट एंड कंप्रिहेंसिव कोर्स, उसमें हम पढ़ चुके हैं। बट फिर भी आइए देखते हैं रामसर साइट्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत की कुछ साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट्स में ऐड किया गया है, उनके बारे में देखते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछती है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सेक्शन है वो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने जो एग्जाम है 2020 वाला आपका जो आने वाला है, या फर्दर कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, उसमें या आपका स्टेट पीएससी आप जो भी देने वाले हैं, उसमें आप अगर मेरे साथ अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आपके मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन में से आप 7 to 8 क्वेश्चन मेरे इस कोर्स के पढ़ने के बाद अपने जो डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और जो आपको नॉलेज मिलेगा उसके बाद आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर बात करें हमारा जो रामसर साइट्स है इंडिया में जो ऐड किए गए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो भारत ने रामसर संधि द्वारा सुरक्षित जो स्थल हैं उनमें से 10 नई रामसर साइट्स को जोड़ा है, 10 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ा है। इस प्रकार जो रामसर संधि के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त जो स्थलों की संख्या है वो 37 है। तो प्रेजेंट में अगर रामसर साइट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया में रामसर साइट्स प्रेजेंट में 37 है। जो नए 10 स्थल जोड़े गए अगर हम उनकी बात करें तो पहला जोड़ा गया आपका नंदुर मधमेश्वर, ये आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। केशोपुर मियानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल, ये आपके कहाँ पे, पंजाब में। इन तीनों को भी आपके रामसर साइट्स में ऐड किया गया। नवाबगंज जो कि आपके उत्तर प्रदेश, पार्वती, आगरा, समान, समसुर, समसुपुर, सांडी और सरसई नावर, ये यूपी के भी जो 6 रामसर साइट्स हैं, इनको आपको जो ये 6 आपके आर्द्रभूमियां हैं इन्हें रामसर साइट्स में ऐड किया गया। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यूपीपीएससी देने वाले हैं इस साल 2020 वाला यूपीपीएससी,
वो स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को अच्छे से देखिए और आप चाहें तो इनका नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि जो स्टेट पीएससी है वो फैक्चुअल पॉइंट्स ज़्यादा भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन नाम को भी याद कर लीजिए कि जो 6 साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी साइट, क्वेश्चन देखिए पूछने के तरीके कैसे हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड आउट द वन फाइंड आउट द वन आद्र जो आपका भूमि है, एक निम्नलिखित में से कौन सी जो आर्द्र भूमि है जो रामसर साइट्स में जिसे ऐड किया गया है। ठीक है, तो फाइंड आउट द वन वेटलैंड विच इज एडेड इन रामसर साइट्स। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेटलैंड आपको पता लगा 3 वेटलैंड 4 वेटलैंड दे दिए गए और उसमें से आपसे पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट्स हैं जो यूपी की हैं और उन्हें हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो आपको 4 दे दिए गए, 4 नाम दे दिए जाएंगे और अगर आपने अलग से नहीं पढ़ रखे हैं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। या टोटल नंबर भी पूछ सकते हैं कि कितने नंबर्स जो नए रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं आर्द्र भूमियां, उनकी काउंटिंग कितनी है, 6 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे कंट्री में इस समय रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई, टोटल 37 रामसर साइट्स हैं। आइए देखते हैं कि जो अन्य रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से राज्यों में है। राजस्थान में है, केरल में, उड़ीसा, एमपी, हिमाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु और त्रिपुरा, यहाँ पर भी ये रामसर साइट शामिल किए गए हैं। रामसर संधि की अगर हम बात करें, देखिए आपको मैंने बता दिया कि जो कितने प्रेजेंट में कितनी रामसर साइट्स हैं 37 और जो नए स्थल जोड़े गए वो कितने हैं 10। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रामसर संधि होता क्या, रामसर संधि है क्या। ठीक है, रामसर संधि से आप क्या समझते हैं, रामसर संधि क्या है देखते हैं। रामसर जो है वो आर्द्र भूमि समझौते रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एक शहर है कैस्पियन सागर के पास ईरान में, उसका नाम है रामसर। यहाँ पर आर्द्र भूमियों से संबंधित एक बैठक होती है, जिसे इस बैठक में क्या होता है कि इस बैठक में ही आर्द्र भूमियों से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस रामसर जगह पे होने के कारण, इस बैठक के रामसर प्लेस में होने के कारण इसे हम रामसर संधि भी कहते हैं, इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इसे संधियों की आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। 1975 में इसे लागू किया गया था। इसका जो संधि का औपचारिक नाम है अंतरराष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों की विषय में संधि के बारे में बताया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। 1982 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामले में जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, इसका नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। यानी कि भारत में जो नोडल मंत्रालय है वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय को नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। भारत में संपूर्ण भूमि का 4.7% पर आर्द्र भूमि फैली हुई है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 4.7% हिस्से पे भारत का जो रामसर साइट्स हैं, यानी कि जो आर्द्र भूमियां हैं भारत में। देखिए आर्द्र भूमियां तो बहुत सारी हैं, बट रामसर साइट्स में शामिल कितनी है, 37 है। तो जो हमारे आर्द्र भूमियां, जो टोटल आर्द्र भूमियां हैं, मतलब जो टोटल आपकी वेटलैंड्स हैं, वो भारत के टोटल एरिया का 4.7% है। तो स्टूडेंट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसी से संबंधित ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रामसर साइट से संबंधित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपका आईची लक्ष्य या आपके ऐसे करके 2-3 टॉपिक्स आपके दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट से रामसर सम्मेलन से संबंधित है, तो वो कौन सा है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको दे दिया गया जलवायु परिवर्तन से, रामसर साइट से संबंधित है, तो इस तरीके से रामसर साइट्स या आर्द्र भूमियां, दोनों में से कोई एक दे दिया जाएगा आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है। रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि जो स्थलों की एक पंजी तैयार की गई है जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो रामसर साइट्स के अंतर्गत जो आपकी वेटलैंड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी एक रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है। इन रिकॉर्ड्स को ही हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। इस जो रिकॉर्ड में है, इस रिकॉर्ड में विश्व भर की महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को वितरण को अंकित किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि तकनीकी विकास, प्रदूषण तथा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से किन आर्द्र भूमियों पर पर्यावरणिक परिवर्तन हो चुके हैं या हो रहे हैं और या होने वाले हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यह भी बताया गया है कि जो आपकी रामसर साइट्स हैं उनमें जो मानव की तकनीकी या मानव हस्तक्षेप या तकनीकी विकास या प्रदूषण के द्वारा किन किन
आर्द्र भूमियों पर पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं या हो चुके हैं या निकट भविष्य में होने वाले हैं, ये सारी चीजें भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत बताई गई हैं। इस पंजी में कोई नई आर्द्र भूमि का नाम डालना हो या अथवा निकालना हो तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 का अनुमोदन अनिवार्य होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के अंग के रूप में संधारित है। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्र भूमियां मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंकित की गई हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका भरतपुर राजस्थान में है और लोकटक झील जो मणिपुर में है। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने पढ़ाया है कि केवलादेव राष्ट्रीय गाना जो राष्ट्रीय पक्षी विहार है ये आपका कहाँ पे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क है, सॉरी पक्षी विहार बोला मैंने, बट पक्षी विहार नहीं, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है नेशनल पार्क उसे, और लोकटक झील को आपको, ये 2 आपकी वेटलैंड्स हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। पहले चिल्का झील इस सूची में शामिल थी परंतु आगे चलकर इसको हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड टॉपिक था, फोर्थ टॉपिक था। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, भारत वन स्थिति रिपोर्ट और वन संरक्षण। आपकी जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है 2019, आइए इसके बारे में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विमासिक आधार पर यानी कि प्रत्येक 2 ईयर में इसे प्रकाशित किया जाता है। इस श्रेणी की ये 16वीं रिपोर्ट है। तो जो 2019 में जारी की गई ये कौन सी रिपोर्ट है, ये हमारी 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। आइए देखते हैं आगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट को देश के वन संसाधनों के आधिकारिक मूल्यवान के रूप में बताया गया है, मूल्यांकन के रूप में बताया गया है। यानी कि जो आपके देश के वन है वो आधिकारिक मूल्यांकन, जो वन संसाधन के आधिकारिक मूल्यांकन है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। मौजूदा रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी नाम का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की जो प्रजातियों को है उन्हें 16 वर्गों में विभाजित कर उनका चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण यानी चैंपियन एंड सेथ वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया है। स्टूडेंट अगर हम बात करें कि कुल वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है भारत में, 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र का जो एरिया है वो आपका 8,007 लगभग आपका 80,000 नहीं, आपका लगभग ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि आपका जो कवर्ड एरिया है, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, वो आपका टोटल 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56% है। यदि हम बात करें तो 2017 की तुलना में इसमें 0.56% की वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट जो 2017 में हमारा एरिया था, वन आच्छादित एरिया था, उससे 0.56% की वृद्धि हुई है। जबकि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में 1.29% की वृद्धि हुई है। हालांकि आंकड़ों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मात्र एक पक्षी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट का एक अन्य पक्ष बताता है कि बीते 2 वर्षों में 2145 वर्ग किलोमीटर घने वन और जो है वो गैर वनों में यानी कि नॉन फॉरेस्ट में परिवर्तित हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के वनावरण के क्षेत्रफल में लगभग 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 65.05% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के वनावरण के क्षेत्र में लगभग 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। असम और त्रिपुरा के अतिरिक्त इस क्षेत्र के सभी राज्यों के वनावरण में कमी आई है। विश्लेषकों के अनुसार धरती पर बढ़ता जन दबाव, जंगलों का दोहन और वैज्ञानिक प्रबंधन नीति की कमी जैसे कारणों से इस क्षेत्र में जंगल काफी प्रभावित हुआ है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपका जंगल काफी जो वन है वो काफी प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के वनावरण क्षेत्रों में कमी को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, जो उन्होंने अनावरण के लिए गिरावट, जो अनावरण के गिरावट में जो वनावरण जो है हमारा, उसमें जो वनावरण के कारण, वनावरण की जो वृक्षों की कटाई के कारण जो आपका अनावरण हो रहा है उसमें जो गिरावट हो रही है उस पे चिंता का विषय नहीं है। इस क्षेत्र के अनावरण में चिंता का विषय, प्रकाश जावड़ेकर ने बोला है कि ये जो अनावरण हो रहा है ये गिरावट की चिंता का विषय नहीं है। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में अभी भी शीर्ष 5 स्थानों पर पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं। पहले स्थान पर मिजोरम है आपका, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। ये चीज आप याद कर लीजिए। स्टूडेंट आपका जो यूपीएससी है या स्टेट पीएससी एग्जाम है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका क्या कहते हैं वनावरण है उसके परसेंटेज के बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट कीजिए या घटते हुए क्रम में एडजस्ट कीजिए। सबसे पहले आपका आएगा मिजोरम, सबसे ज्यादा है, फिर आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आपका आएगा मेघालय। ये 3 स्टेट हैं जिनमें सबसे ज्यादा वनावरण है। इस रिपोर्ट की अगर जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है यदि हम उनकी बात करें
तो वर्तमान आकलनों के अनुसार भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक जो है वो लगभग 7142.6 मिलियन टन अनुमानित है। वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में इसमें लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारतीय वनों की कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक की वृद्धि जो 21.3 मिलियन टन है, जो कि लगभग 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। जो एसओसी है, भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% का योगदान देते हैं। मैंग्रोव वनस्पति जो है वो वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में 1.10% की इसमें वृद्धि हुई है। कुल 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत के पहाड़ी जिलों की अगर वनावरण की बात करें तो 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 40.3% है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है आज की क्लास का वो है वैश्विक जलवायु सूचकांक 2020, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। ये आपका हाल ही में जारी किया गया है। आइए देखते हैं, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मन वॉच नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित थिंक टैंक है। उन्होंने पिछले 2020 का वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया है। प्रतिवर्ष छपने वाले इस सूचकांक में यह दर्शाया जाता है कि आंधी, बाढ़, लू आदि जैसे मौसम से जुड़ी आपदाओं का विभिन्न देशों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। जर्मनी के वॉन और बर्लिन नगरों में काम करने वाली यह संस्था जर्मन वॉच विकास एवं पर्यावरण से जुड़ी एक ऐसी स्वतंत्र संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए काम करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020, तो इसके जो मेन आउटकम्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 5वां सबसे संकटग्रस्त प्रदेश है। 2017 में भारत की रैंकिंग 14 थी, 2018 में 5वीं थी और इस प्रकार 2017 की तुलना में इस देश की रैंकिंग खराब हुई है। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप मौतों की संख्या सबसे अधिक भारत में हुई है। आर्थिक क्षति की दृष्टि से 2018 में भारत दूसरा सबसे अधिक दुष्प्रभावित देश रहा है। भारत की रैंकिंग गिरने के पीछे कई कारण हैं, जैसे भयंकर वृष्टिपात यानी कि ओलावृष्टि, इसके चलते आई विकट बाढ़ और भूस्खलन। इन सब कारणों से 1000 लोगों को प्राण गंवाने पड़े हैं। तो आपके लास्ट जो रिपोर्ट है उसके बाद ऐसे 1000 लोग प्रभावित हुए हैं। अगर विश्व के संदर्भ में इसकी निष्कर्ष की बात करें तो 2018 में जलवायु परिवर्तन की मार सबसे अधिक जापान ने झेली है। जर्मन और कनाडा भी जलवायु विपदाओं से ग्रस्त होने वाले देश हैं। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति का एक कारण लू का बढ़ता हुआ प्रकोप भी है। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो हमने आपको अभी भारत वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ाया है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो हैं उन्होंने 16वीं वन भारत स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। देश में कुल वनावरण जो है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। और तीसरा पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश है और कर्नाटक में वनावरण में 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट अभी आपको पढ़ाया है कि जो वनावरण का जो सर्वाधिक प्रतिशत है क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा किसका है, वो है मिजोरम का। फिर आपका किसका है, मिजोरम के बाद आपका पहला स्थान आपका मिजोरम का है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश का है और इसके बाद आपका मेघालय का है। तो ये पॉइंट आपका टोटली रॉन्ग है। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके यूपीएससी में एग्जाम में, जो यूपीएससी का आपका एग्जाम होता है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो इसलिए आप इन रिपोर्ट्स की जो निष्कर्ष हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जो हमारा मैंग्रोव वनावरण में जो सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज करने वाले 3 राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा गुजरात आगे है, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद ओडिशा है। मैंग्रोव वन में जो सबसे ज्यादा वनावरण वृद्धि हुई है वो गुजरात में है। अगर कुल वनावरण की बात करें तो वो मिजोरम है। देश का कुल बांस आधारित क्षेत्र है वो 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2017 की तुलना में 3,229 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण आपका 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.5%। देहरादून स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण, स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये आप जरूर, ये पॉइंट जो है आप इसे जरूर अच्छे से याद करिए। कई बार ये आपके यूपी पीसीएस में और आपके आपका जो स्टेट पीसीएस होते हैं आपके, उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो वो है वो कहाँ पे है, आपका कहाँ पे है, देहरादून में। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर
संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। तो ये आप याद कर लीजिए, कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और प्रथम वर्ष इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है, बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के चौथे चक्र के परिणाम। स्टूडेंट्स, आपका जो ये बाघ आधारित जो आंकड़े हैं आपके, ये जारी किए गए थे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बाघों से रिलेटेड ये डाटा जारी किया है। आइए पहले इस डाटा को हम देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब होता है? प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को होता है। कि अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 में बाघ जनगणना के चौथे चक्र के परिणाम जारी किए। आपकी जो बाघ जनगणना होती है उसके चौथे चक्र का जो परिणाम है उसे जारी किया। वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघ जनगणना का कार्य किया जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स प्रे इन इंडिया 2018। स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स प्रे इन इंडिया 2018, ये इसका शीर्षक था। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा संकलित किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में भारत के बाघों की संख्या जो है वो 2014 की तुलना में 33% से बढ़कर 2967 हो गई है, यानी कि 33% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत में बाघों की संख्या 2967 है, 2967 है। वर्ष 2014 में जो बाघों की संख्या थी वो 2226 थी। इस प्रकार वर्तमान में भारत बाघों के सबसे बड़े और सुरक्षित प्राकृतिक आवासों में से एक है। बाघों के संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में 2014 की तुलना में भी वृद्धि हुई है। 2014 में 692 संरक्षित क्षेत्र थे, जो कि 2019 में बढ़कर 860 हो गए। मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या है, 526 है। इसके पश्चात कर्नाटक 524 और उत्तराखंड 442 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर जो याद करने वाली बात है, आपको ये याद करना चाहिए कि इसे जारी कौन करता है। इसे जारी किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसको तैयार कौन करता है? ये आपका तैयार करता है बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, आपका जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो आपका ये इस रिपोर्ट को संकलित करती है। और प्रत्येक 4 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस वर्ष की रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया है। इसके अलावा जो भारत में 2018 तक जो बाघों की संख्या बताई गई है वो 2967 है। और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या आपकी मध्य प्रदेश में बताई गई है, जहाँ पर 526 है। इसके बाद कर्नाटक है 524 और इसके बाद आपके उत्तराखंड में है 442 बाघ। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ और मिजोरम को बाघों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है, जबकि ओडिशा में इसकी संख्या सेम रही है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने पेंच बाघ अभ्यारण्य, देखिए मैंने आपको ये नेशनल पार्क्स पढ़ाए हुए हैं, आपको ये नेशनल पार्क भी पढ़ाया, आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ाया है। तो इन सब नामों को आप ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस ईयर बन सकते हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिए। पेंच जो अब मैंने आपको बताया था कि जो पेंच आपका नेशनल पार्क है, आपका जो पेंच नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क इसी में भी आपका टाइगर रिजर्व भी है, तो एमपी में है। ठीक, तो जो पेंच बाघ आपका अभ्यारण्य है, पेंच जो है इसके 2 हिस्से हैं। आपको मैंने बताया था कि ये पेंच जो है 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक आपका एमपी में फैला हुआ है और एक आपका महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में इसे इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र में इसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पेंच आपका बाघ अभ्यारण्य है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही है ये पेंच बाघ अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश में है। तो प्रधानमंत्री जी ने पेंच बाघ अभ्यारण्य के साथ बाघ अभ्यारण्यों के प्रभावी मूल्यांकन प्रबंधन के चौथे चक्र की रिपोर्ट जारी की, जहां बाघों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिली है। यानी कि बाघों की सबसे ज्यादा संख्या कहां पे देखने को मिली है? एमपी में। मैंने अभी बताया आपको कि 526 बाघ पाए गए, जबकि तमिलनाडु स्थित सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य में पिछले चक्र के बाद सबसे अच्छा प्रबंधन देखने को मिला। यह सर्वेक्षण बाघों के प्राकृतिक वास वाले 3,81,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आधारित है। इसका प्रकाशन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ने संयुक्त रूप से किया। आइए हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है, बिल्कुल सही है।
कर्नाटक में बाघों की संख्या सबसे अधिक बताई गई है, ये गलत है। आपका मैंने बताया अभी कि कर्नाटक में कितनी है 524, सेकेंड लार्जेस्ट है। और उसके बाद आपके जो एमपी है, एमपी जो है वो मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो आपके बाघ हैं वो आपके कहाँ पे हैं, एमपी में है, 526 है वहाँ पर। वर्तमान में कुल 50 टाइगर रिजर्व, कोर और बफर क्षेत्र हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है, ये भी आपका सही था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। और हमें कन्फ्यूजन्स भी इन्हीं में बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि ये नंबर डाटा बेस्ड है, तो न्यूमेरिक डाटा इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसे आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। आप बार बार इस टॉपिक को पढ़िए, बार बार इस कोर्स को देखने के बाद बार बार उसका रिवीजन करिए, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आप इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस कोर्स को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस कोर्स को कंटिन्यू करिए और अच्छे से इसको देखते रहिए। और इसमें जो भी मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, बस वो चीज़ें आप मैक्सिमम चीज़ें जितनी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बता दूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप जरूर कंपाइल कर लीजिए और इन्हें अच्छे से पढ़ते रहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए जो हमारे आज की क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सिर्फ इतने ही टॉपिक्स कवर करने वाले थे। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आइए जो हमने फर्स्ट क्लास में जो हमने नेशनल पार्क पढ़े हुए थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ नेशनल पार्क ऐसे ही मैं आपको हर क्लास में थोड़े थोड़े, आपकी जो पिछले क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व, मैं उनको आपको धीरे धीरे कंप्लीट कराता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं। हमने जो फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया था जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हमने आपको बताए हुए थे। तो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था 4 नेशनल पार्क आपको नाम बताए हुए थे। जम्मू कश्मीर में आपको हमने 4 नेशनल पार्कों के बारे में बताया था। पहला नेशनल पार्क आपको बताया था सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है उसे हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क बोलते थे, पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता था। लेकिन जो हमारे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं सलीम अली, उनके नाम पर बाद में जो हमारा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था उसका नाम सलीम अली रख लिया गया। इसके बाद आता है दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम के बाद आपका आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और फिर आता है आपका हेमिस नेशनल पार्क। तो इस तरीके से ये 4 नेशनल पार्क आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। पहला आपका सलीम अली, फिर दाचीगाम, फिर किश्तवाड़ और हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हेमिस नेशनल पार्क है आपका ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है और इसके अलावा ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। फिर मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में बताया था। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे याद रखना है। सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। सिम्बा ने ग्रेट पिन को खीर खिलाकर इंदर किला में बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो सिम्बा ने मतलब सिम्बरबाला आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट पिन मतलब पहला ग्रेट हिमालय आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद आपका खीर गंगा और इंदर किला, ये सभी नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक अभी नेशनल पार्क का नाम बताया, पिन वैली नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 5 वैली नेशनल पार्क हमारे इंडिया में। वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 5 वैली नेशनल पार्क हैं। आइए उनको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर हम 5 वैली नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे वैली ऑफ फ्लावर। तो ये वैली ऑफ फ्लावर आपका कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर आपका है उत्तराखंड में। फिर इसके बाद हमारा आता है, पहला आपका हो गया पिन वैली, फिर हो गया आपका वैली ऑफ फ्लावर, और इसके बाद आपका आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, केरल में है। उसके बाद आपका आता है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है वेस्ट बंगाल में, न्योरा वैली नेशनल पार्क। और एक आपका आता है कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो ये कांगेर वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये मैंने आपको बताया था कि 5 वैली नेशनल पार्क हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मैच द कॉलम में आपके क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। तो पहला बताया पिन वैली नेशनल पार्क जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, साइलेंट वैली केरल में है, न्योरा वैली आपका वेस्ट बंगाल में है, और उसके बाद आपका कांगेर वैली आपका छत्तीसगढ़ में है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क रिवाइज करा दिए। इसके बाद आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। फिर हम देखते हैं कि उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि राजाजी नंदा देवी के साथ
गंगोत्री के पास वैली ऑफ फ्लावर में फ्लावर देखने गए और इन फ्लावर को पशुओं ने खा लिया। ठीक है, तो ये आपकी एक थीम थी जिसके थ्रू आपको याद रखना था। तो अगर हम बात करें, जो पहला आपको बताया राजा जी नेशनल पार्क, फिर मैंने आपको बताया गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर आपको बताया नंदा देवी नेशनल पार्क, इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये सभी आपके कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा का मैंने आपको एक थीम बताई थी याद करने के लिए, काला सुल्तान। तो काला सुल्तान मतलब काला से मतलब कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तान मतलब सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये सभी आपके कहाँ पे? हरियाणा में। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका यूपी के अंदर आता है। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, आपको हमने राजस्थान के नेशनल पार्क भी बताए हुए थे, तो राजस्थान की अगर नेशनल पार्क की बात करें तो राजस्थान में आपका सरिस्का है, सरिस्का नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, आपका डिजर्ट नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवलादेव घाना भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास और इसके अलावा बिहार में आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? बिहार में है। तो इस तरीके से ये बिहार के नेशनल पार्क हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो अभी जस्ट आपकी लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा है, एमपी के अगर नेशनल पार्कों की बात करें तो एमपी में मैंने आपको सर्वाधिक नेशनल पार्क बताए थे। इंडिया के अंतर्गत 10 नेशनल पार्क हैं। वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको बताया था माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क आपका। फिर मैंने आपको बताया था संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपका एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी है। तो एमपी में इसे हम संजय नेशनल पार्क कहते हैं और छत्तीसगढ़ में इसे हम छत्तीसगढ़ में इस नेशनल पार्क को हम कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इस नेशनल पार्क को कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहते हैं। तो संजय वन को हम क्या कहते हैं? दो जगह पर इस वन को डिवाइड किया गया है। संजय वन जो आपका है नेशनल पार्क एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। अगर हम एमपी की बात करें तो संजय वन नेशनल पार्क, और अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एमपी के अगर हम नेशनल पार्क की बात कर रहे थे तो एमपी के नेशनल पार्क मैंने आपको बताया माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क एकमात्र फॉसिल नेशनल पार्क है। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क, ये सभी आपके नेशनल पार्क जो हैं ये आपके एमपी में है। पेंच नेशनल पार्क के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो पेंच नेशनल पार्क है ये भी आपके 2 स्टेट्स में है। पहला आपका एमपी में है, दूसरा आपका महाराष्ट्र में है। पहला एमपी में है और दूसरा आपका महाराष्ट्र में है। तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में इसे बोला जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इसे पेंच जो नेशनल पार्क है इसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये आपके हो गए एमपी के नेशनल पार्क। स्टूडेंट, अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो नेशनल पार्क है, झारखंड का नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है झारखंड में, वो है बेतला नेशनल पार्क। फिर हमारा आता है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में स्टूडेंट जो नेशनल पार्क हैं, गुजरात के नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं तो गुजरात में जो आपके नेशनल पार्क है, गुजरात में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क नहीं है। आपके गुजरात में सिर्फ और सिर्फ 4 नेशनल पार्क हैं। पहला है आपका मरीन नेशनल पार्क, फिर आपका गिर नेशनल पार्क। देखिए, मरीन नेशनल पार्क के बारे में भी आपने आपको बताया कि जो मरीन नेशनल पार्क हैं आपके इंडिया में 2 जगह पे हैं। ठीक है, आप इन्हें भी याद कर लीजिए। देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर याद रखिए। जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया कि साइलेंट वैली यानी कि 5 वैली नेशनल पार्क मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये 2 ऐसे, आपका एक संजय नेशनल पार्क है और आपका एक पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, तो संजय नेशनल पार्क और ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये दो स्टेट्स में है। संजय नेशनल पार्क आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में है और पेंच जो है आपका एमपी और महाराष्ट्र में है। तो एक आपका ये हो गया। ठीक है, और एक अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपका ये मरीन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो मरीन नेशनल पार्क इंडिया में 2 जगह पे है। पहला है, अगर हम गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें तो वो मरीन नेशनल पार्क गुजरात का हो जाएगा, और अगर हम गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो वो आपका मरीन नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। तो पहला आपका जो गुजरात का आपका पहला नेशनल पार्क है वो है आपका मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा आपका गिर नेशनल पार्क, फिर आपका आता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, और एक है आपका वंसदा नेशनल पार्क। तो स्टूडेंट, जो आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है इसमें ब्लैक बक स्पीसीज को जो है उसे आपका कंजर्वेट किया गया है, और गिर नेशनल पार्क है, इस गिर नेशनल पार्क में आपको एशियाटिक लायन को कंजर्वेट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें
एमपी देख लिया हमने, गुजरात देख लिया, छत्तीसगढ़ देख लिया, यूपी देख लिया, झारखंड देख लिया, और इसके अलावा हम देखते हैं महाराष्ट्र। फिर हमारा अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। देखिए हम रिवाइज कर रहे हैं, पिछली क्लासों में ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करा रहे हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तदोवा नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क और पेच नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने आपको बताया उड़ीसा में भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं आपके। पहला नेशनल पार्क है आपका सिम्पलीपाल और दूसरा है भितरकनिका। भितरकनिका का मैंने अभी देखिए आज आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सी वाटर क्रोकोडाइल है ये आपका भितरकनिका नेशनल पार्क में पाया जाता है, और ये कहाँ पे, उड़ीसा में। तो अगर हम भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क जो है, इसके अंतर्गत जिन स्पीसीज को रखा गया है उनमें से एक है ओलिव रिडले टर्टल है, इसके अलावा रेड नेब्ड जेबलिस है, और आपका सी वाटर क्रोकोडाइल है। तो इस तरीके से ये आपके जो उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं आपके भितरकनिका और सिम्पलीपाल। अगर सिम्पलीपाल की बात करें तो सिम्पलीपाल में आपका जो कंजर्वेट किया गया है वो आपका है मगर क्रोकोडाइल को किया गया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि कुछ स्टेट्स को हमने आज रिवीजन कर लिया है और कुछ स्टेट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लेंगे। तो आपको देखिए मैं आपको दोनों पार्ट जो है इस कोर्स का, पार्ट ए पार्ट बी, उसको एकदम से रिलेट करके पढ़ा के चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे ये ना लगे कि ये अलग है और ये अलग है और आपको याद करने में कन्फ्यूजन हो। दोनों कोर्सों को एक साथ पढ़ाने का मेरा यही मतलब था ताकि आपको बहुत सारी चीज, देखिए करंट में जो भी नेशनल पार्क हैं आपके, या जो भी आपकी स्पीसीज है, या जो भी आपके टाइगर रिजर्व है, अगर उनका नाम आया है तो उनके बारे में आपको बैकहैंड पे सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पढ़ाए, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको पढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क पढ़ा दिए, आपको हिमाचल प्रदेश के रिवीजन करा दिए, उत्तराखंड के करा दिए आपको, इसके बाद मैंने आपको राजस्थान के करा दिए, गुजरात के करा दिए, एमपी के करा दिए, महाराष्ट्र का करा दिया, उड़ीसा का करा दिया, उत्तराखंड का आपको करा दिया है, बिहार का करा दिया आपको, और छत्तीसगढ़ का करा दिया। इसके अलावा झारखंड का नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, आप इस कोर्स को देखते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए ताकि आप अपने जो आपने गोल बनाया है उसे आप अचीव कर सके। सो स्टूडेंट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।